स्वागतम बच्चों, मैं उमाशंकर तिवारी, आपका हिंदी शिक्षक। आज हम लोग पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ संचयन में जो बाबा नागार्जुन द्वारा रचित कविता है अकाल और उसके बाद, उसको समझने का प्रयास करेंगे। उस समझने के क्रम में प्रथम होगा बाबा नागार्जुन का संक्षिप्त जीवन परिचय, दूसरे नंबर पर कविता का प्रतिपाद्य, तीसरा बिंदु होगा कविता में उठाई गई समस्या और चौथा एवं अंतिम बिंदु पूरी कविता को दो भाग करके, एक पहला अकाल और दूसरा अकाल के बाद वाला समय हम लोग आलोचनात्मक व्याख्या करेंगे। आलोचनात्मक व्याख्या के तहत हम लोग सर्वप्रथम संदर्भ, प्रसंग, पंक्तियों की व्याख्या एवं उनका काव्य सौंदर्य देखेंगे। आइए पहले बाबा नागार्जुन से परिचित होते हैं। नागार्जुन का जन्म 1911 ईस्वी में ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ग्राम तरौनी, जिला दरभंगा, बिहार में हुआ था। इन्होंने परंपरागत प्राचीन पद्धति से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की थी। ये सुविख्यात प्रगतिशील कवि एवं कथाकार थे। नागार्जुन ने हिंदी, मैथिली, संस्कृत एवं बांग्ला में काव्य रचना की थी। इनका पूरा नाम वैद्यनाथ मिश्र यात्री था। इन्होंने मातृभाषा मैथिली में यात्री नाम से लेखन किया है। ये स्वभाव से आवेगशील, जीवंत और फक्कड़ थे। आपने राजनीति और जनता के मुक्ति संघर्ष में सक्रिय और रचनात्मक हिस्सेदारी निभाई। इन्हें मैथिली काव्य संग्रह पत्रहीन नग्नगाछ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से पुरस्कृत हुए। लंका प्रवास के दौरान इन्होंने पाली भाषा सीखा। इनकी जो प्रकाशित प्रमुख रचनाएं हैं उनको देखें हम लोग। रतिनाथ की चाची, बाबा बटेश्वर नाथ, दुखमोचन, बलचनमा, वरुण के बेटे, नई पौध आदि। उपन्यास युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तालाब की मछलियां, चंदना, खिचड़ी, विप्लव देखा हमने, तुमने कहा था, अपने खेत में, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा कविता संग्रह है। भस्मांकुर, भूमिजा जो कि खंड काव्य है, चित्र, पत्रहीन नग्नगाछ हिंदी में भी अनुदित मैथिली काव्य संग्रह है। पारो मैथिली उपन्यास, धर्मलोक शतकम संस्कृत काव्य तथा संस्कृत के कुछ अनुदित कृतियां। नागार्जुन के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता सहजता है। इनका काव्य लोक चेतना तथा यथार्थानुवाद से अनुप्राणित है। शोषित किसान और निर्धन वर्ग ही इनकी कविताओं में अधिक चित्रित हुआ है। इनकी कविताओं में सच्चाई और यथार्थ की अनुभूति के अतिरिक्त तीखे व्यंग हैं। उनकी कालिदास शीर्षक कविता से एक उदाहरण हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं। शिव जी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित शमिदाश्रम कामदेव जब भस्म हो गया, रति का क्रंदन सुन आंसू से तुमने ही तो दृढ़ धोए थे। कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे। आधुनिक हिंदी साहित्य में नागार्जुन का महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी मृत्यु 5 नवंबर 1998 ईस्वी में ख्वाजा सराय दरभंगा में हुई। क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग कविता के
प्रतिपाद्य को समझने का प्रयास करेंगे। अकाल और उसके बाद नागार्जुन की बहुचर्चित रचना है। थोड़े शब्दों में ही कवि ने अकाल का स्वरूप प्रस्तुत किया है। अकाल बड़ा ही मर्मस्पर्शी है। अकाल बहुत बुरा समय होता है। इस समय व्यक्ति अनाज के एक एक दाने के लिए तरसता रहता है। भूख की आग मिटाने का प्रयास करने पर भी जब कोई समाधान नहीं होता तब वह लाचार हो उठता है। घर में मानो मातम छा जाता है। चूल्हा ठंडा पड़ जाता है और चक्की में जाने के लिए अनाज का कोई दाना शेष नहीं रहता। चूल्हा अपने दुर्भाग्य पर रोता है और चक्की पर उदासी छाई रहती है। घर के आश्रित रहने वाले पशु पंछी और छोटे छोटे जीव जंतु भी मातम मनाते हैं और मसीहा गाते दिखाई पड़ते हैं। कुत्ते, छिपकलियां आदि अपने अपने भोजन के अभाव में दुखी हो जाते हैं। कविता में अकाल के चित्र को कवि ने दिखाया है। देखिए, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दूसरे पद में कवि ने अकाल के बाद का चित्र उपस्थित किया है। खाना मिलने पर कितना सुख मिलता है, इसका सही आनंद उसे ही जान पड़ता है जो कई दिनों तक भूखा रहा है और उसके बाद उसे भोजन मिल गया है। कवि के अनुसार अकाल के बाद घर में अन्न देवता ने पदार्पण किया। घर में अनाज के दाने आए। अन्न के दानों को पाकर घर का हर व्यक्ति ही नहीं, प्रत्येक जीव आनंदित हो उठा। घर के लोगों की आंखें आनंदातिरेक से चमक उठी। बाबा नागार्जुन के अनुसार देखें हम लोग, दाने आए घर के अंदर, कई दिनों के बाद धुआं उठा आंगन से ऊपर, कई दिनों के बाद चमक उठी घर भर की आंखें, कई दिनों के बाद। कवि अपनी रचना के माध्यम से अकाल और उसके बाद का यथार्थ रूप प्रस्तुत करने में सफल है। बच्चों, क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं और कविता में उठाई गई जो समस्या है उसको समझने का प्रयास करते हैं। अकाल और उसके बाद रचना वस्तुतः यथार्थ के माध्यम से देश की व्यवस्था पर व्यंग्य है। भारत में सन 1807 से लेकर 1947 तक जितने लोग अकाल से मरे थे उतने विश्व युद्ध में भी नहीं मारे गए। बंगाल के अकाल में पूरा जनजीवन तबाह हो गया था। इन अकालों की विशेषता यह थी कि ये प्राकृतिक न होकर मानव निर्मित थे। मानव की निष्ठुर राजनीति की चपेट में गरीब जनता पिसती रही है। राजनीति की तमाम कुचालों में से ही एक है अकाल। इस अकाल में कितने घर तबाह हो गए, कितने विस्थापित हुए, किंतु विडंबना यह है कि समाज के अत्यंत संवेदनशील वर्ग के लोगों अर्थात कवियों का ध्यान भी इस ओर कम ही गया। जबकि नागार्जुन ने कई कविताओं में इस त्रासदी का चित्रण किया है। अकाल और उसके बाद शीर्षक कविता में उन्होंने बड़े ही मार्मिक ढंग से अकाल की त्रासदी और फिर उससे कुछ उबरने की स्थिति का वर्णन लोक में प्रचलित उपकरणों व रीतियों के माध्यम से किया है। कवि ने उस स्थिति को व्यंजित करने के लिए बड़े बड़े शब्दों का घटाटोप नहीं खड़ा किया है, अपितु बड़े ही सीधे ढंग से सीधी सादी शब्दावली के द्वारा इन स्थितियों का वर्णन किया है। तो बच्चों, आज का जो विचारणीय बिंदु है हम लोगों का, उसका अंतिम पड़ाव पाठ का आलोचनात्मक व्याख्या 2 भागों में हम लोग करेंगे। आइए पुस्तक को देखिए। पहला भाग
अकाल के समय वाला जो है उसका। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। अब हम लोग इसके संदर्भ को देखेंगे, फिर प्रसंग को देखेंगे, उसके बाद व्याख्या करेंगे और अंत में हम लोग काव्य सौंदर्य को देखेंगे। आइए संदर्भ को देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां कविवर नागार्जुन द्वारा रचित अकाल और उसके बाद शीर्षक कविता से उद्धृत की गई है, जो नागार्जुन के प्रख्यात काव्य संग्रह सतरंगे पंखों वाली से लिया गया है, जिसमें अकाल की भयंकरता और भुखमरी का अत्यंत सजीव चित्रण है। प्रसंग, इसका प्रसंग देख लें। भारत में सन 1807 से लेकर 1947 तक अनेक बार अकाल पड़े। इस अकाल में भुखमरी से इतने लोग मरे जितने कि विश्व युद्ध में भी नहीं मरे थे। विडंबना तो यह है कि ये अकाल प्राकृतिक नहीं थे, अपितु मानव निर्मित थे। इससे बड़ी विडंबना यह है कि उस अकाल की त्रासदी पर कवियों ने चुप्पी साधे रखी। यहाँ नागार्जुन ने उसी अकाल की स्थिति में भुखमरी के कगार पर पहुंचे अकालग्रस्त घर की अन्नविहीन स्थिति का कारुणिक चित्रण किया है, जहां कई दिनों तक अन्न का एक दाना भी नसीब नहीं हुआ। अकाल में इस भुखमरी की स्थिति को उन्होंने लोक सामान्य के बिंबों में व्यक्त किया। आइए अब इसकी व्याख्या को हम लोग देखते हैं। अकाल की भयंकरता और भुखमरी का अत्यंत सजीव चित्रण करते हुए कवि नागार्जुन कहते हैं कि अकाल के भीषण दिनों में घर के नर नारियों और बच्चों का कहना ही क्या, उनके चूल्हे और चक्की तक उदास होकर रोते रहे। घर की कानी कुतिया को कुछ भी खाने को नहीं मिल सका था और चूल्हा गर्म ही नहीं हुआ था, अतः वह कुतिया भी उदास भाव से चूल्हे के पास सोती रही। घर के वातावरण में इतनी मुर्दानी छाई थी कि घर में से कीड़े मकोड़े तक गायब हो गए थे, इसलिए छिपकलियां भी इधर उधर घूमती फिर रही थीं, मानो वे घर की पहरेदारी कर रही हों। अकाल के दिनों में अन्न और खाद्य सामग्री का इतना अभाव था कि बेचारे चूहे भी कई दिनों तक परास्त दशा में रहे। अब आइए इन पंक्तियों का हम लोग काव्य सौंदर्य देख लें। अकाल के समय का कटु यथार्थ की झलक पद्यांश में दिखता है। बाबा नागार्जुन ने अन्न के अभाव में प्राणियों की दशा का सटीक चित्रण किया है। रस शांत है, छंद मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ है, भाषा खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है, अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग, शब्द व्यंजना शब्द की अभिव्यक्ति शैली लयात्मक शैली का प्रयोग है। आइए कविता का दूसरा भाग अकाल के बाद वाला जो समय है उसको देखते हैं। अपनी पुस्तक को देखिए, पंक्तियों को। दाने आए घर के अंदर, कई दिनों के बाद धुआं उठा आंगन से ऊपर, कई दिनों के बाद चमक उठी घर भर की आंखें, कई दिनों के बाद कौवे ने खुजलाई पांखें, कई दिनों के बाद। आइए अब इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां कविवर नागार्जुन द्वारा रचित अकाल और उसके बाद शीर्षक कविता से उद्धृत की गई है, जो नागार्जुन की प्रख्यात काव्य संग्रह सतरंगे पंखों वाले से लिया गया है, जिसमें अकाल की भयंकरता और भुखमरी का अत्यंत सजीव चित्रण है। आइए प्रसंग को
देखते हैं। जो अन्न के अभाव की एक लंबी अवधि झेल चुका है, वही घर में अन्न के दाने की उपस्थिति के सुख का अनुभव कर सकता है। प्रस्तुत पंक्तियों में अकाल की लंबी अवधि के बाद घर में कहीं से अन्न के दाने के आगमन के बाद की खुशी का वर्णन है। अन्न के आगमन से घर भर की आंखें खुशी से चमक उठी हैं और शुभ संकेत सूचक कौवे मुंडेर पर आ गए हैं। इसी चित्र को नागार्जुन ने लोक मान्यताओं के आधार पर उभारा है। व्याख्या देखते हैं इसका। अकालग्रस्त परिवार में कई दिनों के अन्नाभाव के बाद कुछ अनाज के दाने आए। परिणाम स्वरूप घर के चूल्हे चक्की सब सक्रिय हो उठे। इनके अभाव में घर के सभी सदस्य पशु पंछी कीट पतंग तक भूखे थे। तभी तो चूल्हे चक्की सभी उदास हो गए थे। किंतु अब दाना आने के बाद घर में खाना बनाने के लिए चूल्हा जला। उसका धुआं आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद उठा। घर में खाना बनते देखकर घर के सभी सदस्यों की आंखें खुशी से चमक उठी, अर्थात प्रसन्नता दमक उठी, क्योंकि कई दिनों की भूख के बाद अन्न की प्राप्ति आनंददायक थी। कौवा जो खुले आसमान में अन्न के दाने की तलाश में था, उसने जब घर से धुआं उठते देखा तो उसे भी घर में खाना बनने के संकेत मिल गए। उसे लगा कि उसके हिस्से में भी कुछ दाने अवश्य आएंगे। उसे भी चुगने के लिए दाने मिलने की उम्मीद है। इस उम्मीद में वह भी अपनी पांखें खुजलाने लगा, मानो वह भी अपने पंखों को खुजलाने के माध्यम से अपनी लंबी तंद्रा तोड़ रहा है। एक आशाजनित प्रसन्नता से वह घर के मुंडेर पर आ बैठा है। आइए अब इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य देखते हैं। अकाल के बाद अन्न के आगमन के कारण घर के सभी लोग आशान्वित होते हैं। कविवर नागार्जुन ने मुहावरे आंखें चमक उठी का बड़ा ही सटीक प्रयोग किया है। रस शांत रस का प्रयोग है। छंद मुक्तक छंद का प्रयोग है। अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग देखने लायक है। भाषा खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग। शब्द व्यंजना शब्द शक्ति। शैली तुकांत लयात्मक शैली का प्रयोग है। तो बच्चों, ये था आलोचनात्मक व्याख्या पाठ का। आज हम लोगों ने बाबा नागार्जुन रचित अकाल और उसके बाद पाठ को समझने का प्रयत्न किया, जिसके तहत हम लोगों ने बाबा नागार्जुन का संक्षिप्त जीवन परिचय, कविता का प्रतिपाद्य, कविता में उठाई गई समस्या और संपूर्ण पाठ को 2 खंडों में करके आलोचनात्मक व्याख्या की, जिसके तहत हम लोगों ने संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या एवं काव्य सौंदर्य को देखा। बच्चों, आप लोगों का ध्यान स्क्रीन की तरफ खींचना चाहूंगा मैं। आप ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पर बाबा नागार्जुन का संक्षिप्त जीवन परिचय स्मृति संकेत के रूप में तथा शब्दार्थ पाठ का बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर, लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर एवं अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर आ रहा होगा, जिसे आप अपनी सुविधा अनुसार चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे जैसे आपको सुविधा लगे वैसे जो है आप अपनी कॉपी में उतारने का प्रयास करेंगे। और आज हम लोग जिन बिंदुओं पर बात किया उसमें आलोचनात्मक व्याख्या और बाकी जो है रचनामूलक प्रश्न थे। इसे भी आप अपने पुस्तक में कॉपी में उतारेंगे और उतार करके पाठ को तैयार करने का प्रयास करेंगे। पाठ को ध्यान से
शुद्ध उच्चारण के साथ 5-7 बार 10 बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा और वीडियो को ध्यान से 2 से 3 बार देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, ताकि पाठ जो है परीक्षा की दृष्टि से तैयार हो सके। और एक सलाह देना चाहूँगा कि स्कूल बंद होने के कारण किसी भी बच्चे से, लॉकडाउन के कारण अभी तक स्कूल खुला नहीं है और किसी भी बच्चे से कोई संपर्क नहीं है, तो जिसके पास भी ये जिससे भी संपर्क हो पा रहा है, जो भी पाठ को समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं वीडियो को, वो जो है अपने मित्रों, सहपाठियों में जो है इसको प्रचारित एवं प्रसारित करेंगे ताकि वो इनका लाभ ले सके। और हम तो ये कहेंगे कि इससे अगर आप जुड़ जाते हैं, इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो प्रतिदिन का कार्य से जो है मेरा किया हुआ वो आपके पास समय से पहुंचते रहेगा, जिसका लाभ आप लेते रहेंगे। और एक बात मैं सलाह देना चाहूँगा कि प्लेलिस्ट में देखिएगा पश्चिम बंगाल माध्यमिक बोर्ड एवं पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक परिषद के 12 के और 10 क्लास के सारे पाठ जो है हिंदी के किए हुए हैं, वो जो है प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। तो आप जो है अपने परिचितों को जो 10 क्लास में का इस साल 10 क्लास में हो एवं 12 क्लास में 11 से 12 में जो गए हों, उनको जो है आप एडवाइस करेंगे कि वो इस चैनल से लाभ लें और अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। आज की कक्षा को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आशीर्वाद।